दोस्तों, ये वीडियो मुस्लिम पतियों के लिए है जिनकी बीवी ने उनके ऊपर झूठा 3 तलाक का केस दाखिल कर दिया है। तो वीडियो में बने रहिए और आखिर तक इस वीडियो को देखिएगा। हमारे भारत की सरकार ने मुस्लिम महिलाओं के संरक्षण के लिए 3 तलाक का कानून बनाया और इसमें इतनी सख्ती कर दी गई कि यदि कोई मुस्लिम पत्नी अपने पति के ऊपर 3 तलाक की झूठी कंप्लेंट भी कर देती है तो पुलिस बिना किसी कोर्ट वारंट के उस पति को पकड़ सकती है। इस मामले में पत्नी सीधे थाने में जाके एफआईआर करती है। अगर इन केस ऐसा होता है कि पत्नी थाने में जाती है लेकिन वहाँ पर उसकी एफआईआर दर्ज नहीं की जाती तो पत्नियाँ अक्सर बड़े अधिकारियों के पास चले जाती हैं और फिर वहाँ से ऑर्डर हो जाता है कि इनकी एफआईआर को दर्ज किया जाए। एट द एंड होता यही है कि एक पत्नी जो झूठी कंप्लेंट अपने पति के खिलाफ 3 तलाक की कर रही है, उसकी कंप्लेंट दर्ज कर ली जाती है और उस पर पुलिस की इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होती है। इस कानून की सबसे बड़ी ख़राबी मैं आपको बताता हूँ, वो ये है कि पुलिस बिना किसी कोर्ट वारंट के आपको अरेस्ट कर सकती है। हम सभी लोगों को मालूम है कि जितने भी मैट्रिमोनियल से रिलेटेड केसेस आज तक बनाए गए हमारे देश में, उनका अक्सर दुरुपयोग ही हुआ है। 90% से ज़्यादा केस झूठे पाए जाते हैं मैट्रिमोनियल से रिलेटेड। तो गवर्नमेंट को इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए था कि जब पहले से जो कानून बने हुए हैं उनके ऊपर इतनी ज़्यादा सख्ती है और मोस्टली कंप्लेंट्स जो आ रही हैं पत्नियों की वो झूठी आ रही हैं। कानून को उस नज़रिए से ही बनाना चाहिए था। हालांकि कानून बनाना सही है, कानून 3 तलाक का बनाना गलत नहीं है, क्योंकि एज़ पर द इस्लाम इंस्टेंट ट्रिपल तलाक इज़ प्रोहिबिटेड। आप एक बार में 3 तलाक नहीं दे सकते। कुरान के अंदर साफ साफ 2 तरीके से तलाक को बताया है, जिसको माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी वेरीफाई किया है कि तलाक हसन और तलाक हसन 2 ऐसे टाइप ऑफ तलाक हैं जो कि एज़ पर द इस्लाम बिल्कुल करेक्ट वे ऑफ डाइवोर्स हैं। लेकिन एजुकेशन की कमी के कारण लोगों ने अपनी पत्नियों को इंस्टेंट 3 तलाक देने शुरू किए। बट इस वीडियो में मैं इस मिसकंसेप्शन के बारे में या वेज ऑफ डाइवोर्स के बारे में बात नहीं करने जा रहा। इस वीडियो को बनाने का सिर्फ एक पर्पज़ है कि अगर आपके ऊपर झूठे 3 तलाक की एफआईआर दर्ज हो गई है तो अब आपने क्या करना है। इन्वेस्टिगेशन जब स्टार्ट होती है इस प्रोसेस में थोड़ा समय लगता है और पुलिस एकदम से आपको अरेस्ट करने आपके घर नहीं आती है। ये जो आपको टाइम मिला है इस वक्त का फ़ायदा उठाना है। जब तक पुलिस आपके पास आएगी तब तक आपने अपनी पूरी तैयारी रखनी है ताकि पुलिस अरेस्ट करना भी चाहे तो आपको अरेस्ट ना कर पाए। तो पुलिस आपसे पूछताछ करने के लिए आग्रह करती है कि आप थाने जाएं। अब आपने क्या करना है, आपने थाने में नहीं जाना है। आप पहले एक अधिवक्ता का चयन करेंगे। जब आपके अधिवक्ता हायर हो जाएंगे, अपने अधिवक्ता को उस थाने में भेजिए जिस थाने में आपके खिलाफ 3 तलाक की एफआईआर हुई है। अब पर्पज़ क्या होगा आपके अधिवक्ता का वहाँ जाने का, वो आप समझ लीजिए। पर्पज़ ये होगा कि आपके अधिवक्ता वहाँ जाके आयु साहब से मिलेंगे और उनसे बात करेंगे और उनसे जानेंगे, साहब आप क्या अरेस्ट करने वाले हो मेरे क्लाइंट को। अब आप ये चीज़ कहोगे कि पुलिस वाले झूठ भी बोल सकते हैं। दोस्तों, एक बात का आप ध्यान रखिए कि पुलिस और एडवोकेट के बीच की जो वार्तालाप होती है वो ज़्यादातर सच पर ही होती है। तो अमूमन आईओ साहब जो होंगे यानी कि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो होंगे वो सही बात बता देंगे कि हाँ हम अरेस्ट करने जा रहे हैं या नहीं करेंगे हम अरेस्ट, या नहीं करेंगे तो उसकी क्या शर्तें और कंडीशन होंगी। अब आपके अधिवक्ता वहाँ से इन्फॉर्मेशन लेके आपको पास करेंगे और आपको बताएंगे क्या आप अरेस्टिंग से बच सकते हैं या नहीं। तो आपके अधिवक्ता ने अगर आपको ये कह दिया कि हाँ अगर आप इस चीज़ को, इस रास्ते को फॉलो करोगे तो आप अरेस्टिंग से बच जाओगे, तो आपने अपने अधिवक्ता के अकॉर्डिंग उस रास्ते को फॉलो करना है। पुलिस के पास भी ये पावर होती है कि इनिशियल स्टेज पे इन्वेस्टिगेशन के दौरान वो आपको ज़मानत दे सकती है टिल द टाइम चार्जशीट कोर्ट में फाइल नहीं होती, राइट। आप अपने इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर से मिलेंगे, आप अपनी सारी बात वहाँ उनको बताइए, जो भी सच है वो बताइए, आपके पास जो भी एविडेंस है वो एविडेंस उनको दीजिए। मुकदमों में ऐसा भी हो सकता है कि ये मुकदमा सिर्फ 3 तलाक का भले ही आपके ऊपर लगा हो लेकिन अदर धाराओं में कुछ और लोगों को भी आपकी पत्नी ने घसीट लिया हो। जैसे कि मेरे पति के साथ 2 उसके फ्रेंड और थे या 2 परिवार के सदस्य और थे जिन्होंने मेरे साथ गाली गलौज की, तो फिर उन पे गाली गलौज से रिलेटेड धाराएं लग जाएंगी, थ्रेट से रिलेटेड धाराएं लग जाएंगी। लेकिन दोस्तों 3 तलाक के कानून की एक क्वालिटी तो मुझे नज़र आती है और वो ये है कि पत्नी जो भी मुकदमा करती है वो 3 तलाक के अंदर सिर्फ उसके पति के ऊपर चलाया जाता है, जबकि 498 में सिर्फ पति के ऊपर नहीं बल्कि परिवार के, रिश्तेदारों के, दोस्तों के, बहुत सारे लोगों के ऊपर वो 498 का मुकदमा चल जाता है। एटलीस्ट यहाँ पे आपको इस प्रॉब्लम को फेस नहीं करना पड़ेगा जैसे आप 498 में फेस करते हो। आईओ साहब से फॉर एग्जांपल आपकी बात हो चुकी है, आईओ साहब कह रहे हैं कि फाइनल रिपोर्ट आपके मुकदमे में लग जाएगी। दोस्तों, जब आप इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के सामने अपनी बात रखेंगे, सच्चाई उन्हें बताएंगे और एविडेंस प्रूफ उनको देंगे
तो आपकी बात वो ज़रूर सुनेंगे और आपको बताएंगे कि आपके मामले में फ़ाइनल रिपोर्ट लग सकती है या चार्जशीट बनेगी। तो आपको इस चीज़ का ध्यान देना है, अगर आपके मामले में फ़ाइनल रिपोर्ट वो लगाते हैं तो आपको कोशिश यही करनी है कि आपके केस में, आपकी एफआईआर में फ़ाइनल रिपोर्ट वो लगा दें। अब वो फ़ाइनल रिपोर्ट कैसे लगाएंगे, इतना आप भी समझदार हैं, तो उन कुछ कंडीशंस को आप फॉलो करें और फाइनल रिपोर्ट इस एफआईआर पे लगवाएं जो आपके खिलाफ 3 तलाक की हुई है। तो एक एग्जांपल ये मान के चलते हैं कि आयो साहब कहते हैं कि भाई फाइनल रिपोर्ट तो मैं नहीं लगा सकता, चार्जशीट ही बनेगी आपके मामले में, लेकिन मैं आपको चार्जशीट दाखिल करने से पहले तक के लिए बेल प्रोवाइड कर देता हूँ। तो आप फिर वो बेल करवा लीजिए। एफआईआर की एक सर्टिफाइड कॉपी निकलवानी है और उस कॉपी को लेकर आप सीधे जाएंगे हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट में आप अपनी पत्नी की इस कंप्लेंट को, यानी कि जो एफआईआर हुई है, आप इसको चैलेंज करेंगे ताकि इसको क्वैश किया जाए। हम ये मान लेते हैं कि हाई कोर्ट ने आपके मुकदमे को क्वैश नहीं किया है, तो उस कंडीशन में आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं अगर आपके पास अच्छे खासे डॉक्यूमेंट प्रूफ है। जैसा कि आपकी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर से बात हो चुकी है, आपके पास जो डॉक्यूमेंट्स थे वो दे दिए हैं, आपने अपने बयान उनको दे दिए, तो अब उनका काम है वो पूरी चार्जशीट बनाएंगे और उस चार्जशीट को दाखिल करेंगे। जब आप अपने इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर से मिलने जाते हैं, एक चीज़ का और आप ध्यान रखिएगा कि जितनी भी बातें हैं वहाँ पे आपके साथ जो लोग जा रहे हैं वो करें, या आपके अधिवक्ता जो आपके साथ रहेंगे वो करें। आप सिर्फ फैक्ट के ऊपर बात करें, आप कोई एलिगेशन अपनी पत्नी के ऊपर ना लगाएं। हाँ, अगर उन्होंने कोई चीज़ ऐसी की है जिसका सबूत आपके पास है, तो उस सबूत के बेस पर आप अपनी बात को उनके सामने एक्सप्लेन करें, लेकिन ज़्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश और ज़्यादा तेज़ बनने की कोशिश उनके सामने ना करें। इतना काम आपका हो चुका है। अगर आपका मामला हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट से क्वैश हो गया तो वेल एंड गुड। अगर क्वैश नहीं होता है तो आईओ साहब पूरी चार्जशीट बना के कोर्ट में दाखिल करेंगे। अब आपने क्या करना है, आप इस चार्जशीट को चैलेंज करने के लिए हाई कोर्ट जाएंगे, राइट। इस चार्जशीट की सर्टिफाइड कॉपी निकलवाइए, केस डायरी की सर्टिफाइड कॉपी निकलवाइए, एफआईआर की सर्टिफाइड कॉपी रखिए, और तीनों कॉपीज़ को लेकर आप अपने स्टेट के हाई कोर्ट में जाइए और वहाँ अपील करिए कि चार्जशीट में जो आपको मुजरिम बनाया गया है वो बिल्कुल गलत बनाया गया है और आपके ऊपर ऐसा कोई मामला बनता ही नहीं है। आपको अपने अधिवक्ता से कहना है कि साहब, जब भी आप बहस करेंगे, आपको लगता है कि मामला क्वैश हो सकता है, वेल एंड गुड है, बट अगर आपको ये लगता है कि जज साहब आपकी सुनने को तैयार नहीं है, वो मैटर क्वैश करने को तैयार नहीं है, तो आप वहाँ पे बेल का रिलीफ ले लें, यानी कि इंटरिम बेल के लिए आप हाई कोर्ट से ही ऑर्डर ले लें ताकि लोअर कोर्ट भी आपको जेल ना भेज सके। यहाँ पर ये दूसरी टिप मैंने आपको ऐसी बताई है जो जेल जाने से आपको बचाएगी। हाई कोर्ट आप चले जाते हो चार्जशीट को कैशिंग के लिए, वहाँ से अगर क्वैश नहीं होती है, आपके पास अगेन एक रेमेडी, आप सुप्रीम कोर्ट जाइए, मोस्ट प्रोबेबली वहाँ से क्वैश हो जाएगी अगर आपके पास एविडेंस है। बट अगर आपके पास एविडेंस नहीं है तो अगेन मैं यही कहूँगा, आप हाई कोर्ट से बेल ऑर्डर लेकर आइए और आप लोअर कोर्ट में अपनी एंटीसिपेटरी बेल ले लीजिए। आपकी जो भी एंटीसिपेटरी बेल होगी उसकी सबसे अहम कंडीशन यही होगी कि जब भी कोर्ट आपको बुलाएगी आपको जाना होगा। दैट्स मीन जब भी कोर्ट तारीख लगाएगी तो आप उस डेट पर वहाँ ज़रूर पहुँचिए। अदरवाइज़ अपोजिट पार्टी यानी कि आपकी वाइफ ज़रा भी एक्टिव होगी तो वो अपने अधिवक्ता से पूरी कोशिश करेगी कि आपके खिलाफ वारंट निकाले जाएँ और आपकी एंटीसिपेटरी बेल को इस आधार पर रद्द किया जाए कि आप कोर्ट के बुलाने पर कोर्ट में तारीखों पर नहीं पहुँच रहे। तो जैसे ही अब आपका मुकदमा स्टार्ट होने वाला है तो अब आपने लगवानी है अपने वकील साहब से एक डिस्चार्ज एप्लीकेशन। ठीक, ये डिस्चार्ज एप्लीकेशन आप उस लोअर कोर्ट में लगाएंगे जहां पे 3 तलाक के मुकदमे की सुनवाई स्टार्ट होने वाली है। डिस्चार्ज एप्लीकेशन पे कानून है कि इसका रिजल्ट जल्दी आना चाहिए, लेकिन आपको मालूम है हमारे कोर्ट्स का कितना बुरा हाल है, अक्सर स्ट्राइक होती रहती हैं, कई बार अधिवक्ता जो है वो लेट लतीफ़ी करते हैं, वो डेट पर वहाँ प्रेजेंट नहीं हो पाते हैं। जो भी डिस्चार्ज एप्लीकेशन पे होता है आपको वेट करना है और आपको ये देखना है कि आपके डिस्चार्ज एप्लीकेशन पे जज साहब क्या फ़ैसला सुनाते हैं। अब हम ये मान लेते हैं कि डिस्चार्ज कर दिया जाता है तो वेल एंड गुड एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस, और अगर इन केस आपके ऊपर चार्ज बनाया जाता है तो आपको इस ऑर्डर को चैलेंज करने के लिए फिर जाना है हाई कोर्ट। लेकिन इस बार जो आप हाई कोर्ट जाएंगे तो आप ये यकीन रखिए कि मोस्ट प्रोबेबली आपका केस क्वैश होगा इसमें, और अगर हाई कोर्ट नहीं करती है क्वेश्चन केस तो आप हार मत मानिएगा। इसको इस स्टेज पर मैं आपको कहूँगा कि आप सुप्रीम कोर्ट तक जाइए, आपका केस ज़रूर क्वैश होगा। ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, उसके बेस पर मैं आपको बता रहा हूँ कि ये ऐसी स्टेज है जिस स्टेज में आपको हाई कोर्ट और ज़रूरत पड़ने पर सुप्रीम कोर्ट भी जाना चाहिए। आपकी कोई भी क्वेरी क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप बेझिझक मुझसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऑसम कंटेंट के साथ, तब तक के लिए बाय।